हेलो व्यूवर्स, सबसे पहले तो आप सभी देखने वालों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे वीडियोस को इतना प्यार और सपोर्ट दिया और आगे भी मैं इसी तरह से आपके प्यार और सपोर्ट की मैं उम्मीद रखता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूँ, जिसमें मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी ने एक्सेल में चार्ट का इस्तेमाल तो किया ही होगा, जिसमें आप उसमें बार या ग्राफ का इस्तेमाल अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए करते हैं। लेकिन मैं आज आपको चार्ट का इस्तेमाल एनिमेशन के लिए कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको एक बॉल को एक एरिया में कैसे आप मूव या बाउंस करा सकते हैं, वो भी एनिमेटेड तरीके से, वो आज आप सीखेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल आज का टॉपिक मिस मत कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं खुद एक्साइटेड हूँ आपको ये टॉपिक सिखाने के लिए। तो दोस्तों, प्लीज़ इसमें भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर अपना दिखाइएगा, बना के रखिएगा। और चलिए देरी न करते हुए टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल ये ओपन हो गया दोस्तों। टॉप में आप मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल्ड का एक ऑप्शन देख रहे हैं, जिसे मुझे इनेबल करना होगा, क्योंकि ये VBA कोडिंग बेस्ड फाइल है, मैक्रो बेस्ड फाइल है। तो ये अब जो कोड है वो एक्टिव मोड में आ चुका है। अब आप जो स्क्रीन पे अब जो इंटरफेस देख पा रहे हैं वो एक बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम है, जिसे मैं अब स्टार्ट करता हूँ। मैंने बटन प्रेस किया। बटन प्रेस करते साथ ही आप ध्यान देंगे कि बॉल अपना मूव होना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही ये एक रेक्टेंगल एरिया के किसी भी दीवार से वो टच करता है, तो वहाँ से वो मूव करके आगे की ओर वो अपना मूवमेंट कंटिन्यू रखता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि जैसे उसने दीवार पे टच किया, वहाँ से बाउंस होके वो अपना आगे की ओर मूव करना स्टार्ट हो चुका है। तो ये मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि मैं स्टॉप बटन प्रेस ना कर दूँ। तो दोस्तों, ये एक बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम है एक्चुअली, और ये जो रेक्टेंगल एरिया है ये एक्चुअली एक चार्ट है। तो यानी ये प्रोग्राम एक चार्ट पे बना हुआ है दोस्तों। और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे कि एक बटन है जो कि स्टार्ट और स्टॉप के लिए मैंने यूज़ किया है, और उसके जस्ट नीचे एक्स और वाई एरिया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं, जिसके बेस पे ही ये बॉल मूव कर रहा है आगे की ओर। यानी कि चार्ट पे जो एक्स और वाई डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन पे ही वो बॉल आगे की ओर मूव कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो मैं अपने दूसरे सीट पे आता हूँ। इस सीट पे आप देख रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ बनाया है, जिसमें आप एक रेक्टेंगल एरिया देख पा रहे हैं और सेंटर में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक बॉल देख पा रहे हैं। और बॉल का मूवमेंट को मैंने एरो से इंडिकेट किया है। आप देख रहे हैं कि बॉल 45 डिग्री पे आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब बॉल का जो मूवमेंट है वो 45 डिग्री पे ही आगे की ओर जाएगा, और जो मूवमेंट है वो आप देख रहे हैं कि एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी कि बॉल का जो मूवमेंट है वो 45 डिग्री पे होगा, और जो मूवमेंट का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री पे ही होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है। अब हम दोस्तों एक नया सीट क्रिएट कर लेते हैं। अब हम एक नया सीट पे हैं। इस सीट के एक सेल पे मैं x लिखता हूँ और दूसरे सेल पे मैं y लिख रहा हूँ, और इससे थोड़ा सा हम अब फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसके फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ 16। इसे मैं सेंटर कर देता हूँ, और नीचे के 2 सेल और सेलेक्ट करके अब मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ। ओके, और नीचे के सेल के मार्जिन में मैं जो फॉन्ट साइज है वो भी मैं 16 कर देता हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं अब एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। तो मैं इंसर्ट पे जाऊँगा, अदर चार्ट पे जाऊँगा, और बबल चार्ट का मैं यूज़ करूँगा। तो ये अब आप देखेंगे कि सेंटर में एक बबल चार्ट आ चुका है। ठीक है, और आपका जो डेटा एरिया है वो आप देखेंगे एक्स और वाई है, जिसमें आप ग्रीन और ब्लू रेक्टेंगल एरिया में आप जो कि हाईलाइट हो रहा है।
तो इसमें मैं अब नंबर पुट करता हूँ। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैं x पे 1 मैंने लिखा और y पे 1 मैंने लिखा तो चार्ट पे आपका एक बबल विजिबल हो चुका है जो कि आपका x और y डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस चार्ट में जो अननेसेसरी जो लाइंस है उसे मैं रिमूव कर देता हूँ। तो इसे मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट मैंने किया। टॉप का जो हेडिंग है उसे मैंने सेलेक्ट किया, इसे मैंने डिलीट किया। राइट का टाइटल मुझे ज़रूरत नहीं है, लाइंस को हटा दीजिए। और अब आपका जो एक्स स्केलिंग है और वाई स्केलिंग है इसे अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक्स स्केलिंग में आ रहा हूँ, उसे मैंने सेलेक्ट किया, उससे मैंने राइट क्लिक करके इसके मिनिमम स्केलिंग को मैंने कर दिया। अब हम कर देंगे 1। मिनिमम स्केलिंग मैं 1 से करूँगा, ठीक है। और मैक्सिमम स्केलिंग में इसका रखूँगा 40 यानी 40, यानी मिनिमम स्केलिंग 1 और मैक्सिमम स्केलिंग 40। और स्केलिंग का जो डिफरेंसेस है वो आपका 1 रखूँगा, यानी 1 2 3 नंबर आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे 1 से लेकर 40 तक का स्केलिंग मुझे मिल जाए। अब इसे मैं क्लोज करूँगा तो आप देखेंगे कि इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो सके। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे कि जो एक्स स्केलिंग है वो 1 से लेकर 14 तक हो चुका है। उसी तरह से मैं अब वाई स्केलिंग को भी चेंज करूँगा, ठीक है। इसमें मैं मिनिमम हम 1 से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम मैं इसमें अब दूंगा 30 यानी 30, क्योंकि जो रेक्टेंगल एरिया है उसका जो रेशियो होना चाहिए वो 4/3 या 5/7 इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं वाई जो स्केलिंग है मैं 30 रख रहा हूँ ताकि बॉल का जो मूवमेंट है, देखिए दोस्तों अभी भी वाई स्केलिंग सही तरीके से नहीं हुआ है क्योंकि मैंने मेजर यूनिट में 0.5 दिया जो कि होना चाहिए 1। ओके, मैंने इसे करेक्ट कर दिया। अब आप देखेंगे कि वाई स्केलिंग 30 हो चुका है और एक्स स्केलिंग आपका 40 तक हो चुका है ना। और बॉल का जो डायरेक्शन है वो अभी 1/1 पे है दोस्तों। देखिए 1/1 यानी एक्स आपका 1 है और वाई आपका 1 है और बॉल का जो सेंटर पॉइंट है वो आपका 1/1 पे है। तो मैं इसे थोड़ा सा 3/3 कर देता हूँ ताकि बॉल आगे की ओर आ जाए। और इस बॉल के साइज को मैं अब थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो इस बॉल पे सिलेक्शन के बाद इस पर राइट में क्लिक करूँगा और बॉल का जो 100% साइज है इसे मैं कर देता हूँ 50। क्लोज करते हैं। अब आप देखेंगे कि बॉल का जो साइज है वो 50 आ चुका है जो कि इस रेक्टेंगल एरिया के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। ओके दोस्तों, बॉल अभी भी सही एंगल पे नहीं है। क्यों? इस पे मैं राइट क्लिक करके अब मैं सेलेक्ट डेटा पे जाता हूँ और जो एक्स सीरीज़ है इसे मैं थोड़ा एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैं सीरीज़ नेम कुछ भी नहीं रखना चाहता। सीरीज़ का जो एक्स वैल्यू है मैं एक्स की वैल्यू को ले लेता हूँ और वाई वैल्यू जो है मैं वाई को ले लेता हूँ और जो बबल का साइज़ है मैं वो 1 रख लेता हूँ। ओके, अब मैं इसे ओके करता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि परफेक्टली बॉल जो है रेक्टेंगल एरिया के एक कोने पे आ चुका है जो कि एक्स और वाई के 3/3 एंगल पे है। इसे मैं आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, ये आपका एक्स एंगल है और ये आपका वाई एंगल यानी स्केलिंग है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है जिसके कि 3/3 पे आपका बॉल ये मैंने सेट किया है। बॉल का सेंटर पॉइंट दोस्तों कंप्यूटर रीड कर रहा है, सेंटर पॉइंट आपका जो है 3/3 है। ओके, तो यहाँ तक तो आपने एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया, चार्ट में आपने बॉल भी बना लिया और उसके एक्स और वाई डायरेक्शन के मूवमेंट के लिए आपने लेफ्ट साइड पे अपना एक अलग से 4 कॉलम पे एक्स और वाई और उसके वैल्यू को भी आपने लिख लिया, ठीक है। अब बात आती है कि अब ये बॉल मूव कैसे करेगा। तो लॉजिक क्या है दोस्तों कि
सबसे पहले मैं एक्स पे आता हूँ, ठीक है, एक्स वैल्यू पे। जैसे ही मैं एक्स वैल्यू को मैंने 4 किया तो ध्यान दें कि बॉल आगे की ओर एक्स एक्सिस पे आगे की ओर मूव किया। मैं फिर से इस पे नंबर इंक्रीज करता हूँ, 5 में अगर करता हूँ तो ये अब बॉल 5 एंगल पे 5 डायरेक्शन पे आगे की ओर मूव हो गया। उसी तरह से फिर मैं अगर 6 लिखता हूँ तो देखिएगा कि जैसे ही मैं x पे की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो x एक्सिस पे बॉल जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर मैं y एंगल पे नंबर इंक्रीज करूँ तो अब मैं इसे अगर 4 करता हूँ तो बॉल देखेंगे कि आप टॉप पोजीशन की ओर ऊपर की ओर y एक्सिस पे बढ़ रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ आपको कि y की वैल्यू को मैं अगर 5 करता हूँ तो देखिए ऊपर की ओर बॉल मूव कर रहा है। देखिए ऊपर की ओर बॉल मूव कर रहा है, यानी कि बॉल का जो मूवमेंट है, मैं इसमें एक्चुअली एक डेटा लेबल ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझने के लिए आसान होगा। और इस डेटा लेबल को मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, इसे सेंटर कर लेते हैं। वाई वैल्यू और एक्स वैल्यू मुझे दोनों चाहिए, ओके। और इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा कलरिंग कर देता हूँ, यानी वाइट कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। इसकी वैल्यू के फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा 14 कर देता हूँ, ओके। अब ये सही पोजीशन को आपको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि बॉल का जो एक्स और वाई एंगल है वो अभी 6/6 पे है। मैं एक बार और इस पे नंबर इंक्रीज करके दिखाता हूँ। एक्स वैल्यू को मैंने 7 किया, वाई वैल्यू को मैंने 7 किया। ये देखिएगा कि एक्स और वाई का जो एंगल है 7/7 का है, उस एंगल पे आपका बॉल अब सेट है, ओके। तो लॉजिक यही है कि नंबर ऑटोमेटिकली हमें इंक्रीज करना है ताकि बॉल का मूवमेंट भी उसी हिसाब से आगे की ओर बढ़ता जाए। तो मैं एक सेल पे, है ना, मैं एक सेल से इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि C7 से मैंने इसे कनेक्ट किया, उसी तरह से मैं इसे भी C7 से कनेक्ट किया, ठीक है। अब मैं इस सेल पे अगर 1 मैं लिखता हूँ तो बॉल देखेंगे कि आपका 1 पोजीशन में है। मैं अगर 3 लिखता हूँ तो बॉल देखेंगे आपकी 3 पोजीशन में। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने 3 लिखा, आपका x और y की जो वैल्यू है वो 3 हो गया, जिसकी वजह से बॉल का जो एंगल है x और y के हिसाब से वो 3/3 पे है। इसे मैं फिर से नंबर इंक्रीज करता हूँ 4। आप देखेंगे कि बॉल जो मूव कर रहा है वो एक 45 डिग्री पे मूव कर रहा है। ध्यान देंगे दोस्तों, फिर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ। देखिएगा कि बॉल का जो मूवमेंट है एक 45 डिग्री पे वो मूव कर रहा है। तो हमें इस लॉजिक का ही इस्तेमाल करना है कि बॉल के मूवमेंट को हमें 45 डिग्री पे मूव कराना है ताकि वो बॉल मूव आगे की ओर करता रहे उस 45 एंगल पे, और जैसे ही वो रेक्टेंगल एरिया के दीवार पे टच करे तो वो वहाँ से बाउंस होके वापस वो अपने मूवमेंट को कंटिन्यू रखे 45 एंगल पे। हमारा लॉजिक ये है, ठीक है, ठीक। अब नंबर ऑटोमेटिक दोस्तों इंक्रीज कैसे होगा, उसके लिए हमें अब VBA कोडिंग की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। तो मैं अब इस सीट पे राइट क्लिक करता हूँ और व्यू कोड में कर रहा हूँ। तो राइट साइड में आप देखेंगे कि VBA कोडिंग के लिए एक विंडो ओपन हो चुका है। अब हम इस पे अब VBA कोडिंग करेंगे, ठीक है, ताकि ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज हो, ओके। तो सबसे पहले हमें सब लिखना होगा। टाइटल मैं दे देता हूँ बाउंसिंग बॉल, ओके। देन इंटर किया मैंने, ओके। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिक क्या है कि हमें नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है। किस पे करना है? B4 सेल जो कि अपना x एक्सिस के लिए है, और C4 सेल जो कि हमारा y एक्सिस के लिए। तो इन दोनों सेल पे मुझे नंबर इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट B4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट B4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज +1, ओके। देन मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl V करता हूँ। अब मैं y एक्सिस के लिए मुझे करने के लिए इसमें मुझे चेंज करना होगा C से, ओके। तो दोस्तों ध्यान देंगे
कि मैंने जो कोड लिखा है, मैंने कोड ये लिखा है कि B4 जो हमारा सेल रेफरेंस है वहाँ पे मैं नंबर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ ना, यानी B4+1 यानी B4 पे मैं एक नंबर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। अब एक टेस्ट के तौर पे मैं इसे देख लेता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले इससे कोड को रन करने के लिए आपको F8 प्रेस करना होगा। जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया, पहला जो लाइन है कोड का B4 = B4+1 यानी B4 पे जो वैल्यू था पहले दोस्तों 5 था। ओके, तो 5+1 यानी 6, यानी B4 पे जो वैल्यू अब हो गया वो 6 हो गया है। उसी तरह से दोस्तों अब सेकेंड लाइन जो अपना कोड का है C4 में क्या है, अभी C4 पे 5 है, तो यानी C4 पे अब जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा C4+1 यानी C4 पे 5 है +1 यानी 6 अब स्टोर होगा। जैसे ही मैं F8 प्रेस किया, कोड ने अपना जो वैल्यू है वहाँ पे उस सेल पे उसने स्टोर कर दी, यानी कि यहाँ आप देखेंगे 6 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से फिर मैं दोबारा F8 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि फिर से नंबर इंक्रीज़ हुआ, 7 हो गया एक्स एक्सिस पे। और नीचे आप बबल चार्ट पे भी ध्यान देंगे कि जो बॉल का डायरेक्शन है उस वैल्यू के हिसाब से वो आगे की ओर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं F8 करता हूँ तो आप देखेंगे बॉल अभी भी आगे की ओर 7/7 पोजीशन पे है। मैं इसे F8 को मैं प्रेस करके रखता हूँ। अब थोड़ा सा स्पीडली अगर आप ध्यान देंगे तो बॉल एक 45 डिग्री एंगल की ओर मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने F8 को मैंने प्रेस करके रखा है। ओके, ध्यान देंगे दोस्तों, तो ये जो है एक 45 डिग्री एंगल पे मूव कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे कर देता हूँ, फिर से मैं F8 प्रेस करता हूँ तो वो अब बॉल क्या है कि वो अब मूव करता जा रहा है आगे की ओर, क्योंकि नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। तो पहला तो लॉजिक ही क्लियर है कि हमें बॉल को मूव कैसे कराना है, वो अपना एक्स और वाई एक्सिस पे हमें वैल्यू को इंक्रीज कराना है ताकि बॉल आगे की ओर मूव करे। सेकेंड स्टेप क्या है दोस्तों, सेकेंड स्टेप पे हमें ये भी बताना होगा बॉल को कि बेटा तुम्हारा एक एरिया है, तुम्हें अगर खेलना है तो तुम्हें अपने घर के अंदर ही खेलना है, बाहर नहीं खेलना है। तो हमें उस बॉल को ये समझाना होगा कि तुम्हारा एक डायरेक्शन, एक एरिया, एक रेक्टेंगल एरिया है, उस एरिया में ही तुम मूव कर सकते हो, उसके बाहर मूव नहीं करना है। सेकेंड स्टेप में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हमने जो पहला जो 2 कोड का इस्तेमाल किया है, इसे सबसे पहले हमें लूप में रखना होगा। लूप में मीन्स हमें यहाँ पे डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना होगा ताकि ये जो लूप है अपना कंटिन्यू होता रहे। अभी तो मैं F8 प्रेस करके इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन लूप के थ्रू ये ऑटोमेटिक ही ये रोटेट होता रहेगा। तो इसलिए मैं इसमें डू वाइल लूप का इस्तेमाल करूँगा, जिसमें मैं आगे लिखूँगा कि डू वाइल B4 नॉट इक्वल टू मीन्स ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आप लगाएंगे तो उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर है ना, नॉट इक्वल टू 0। ओके, अगर B4 में जो वैल्यू है अगर 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये लूप आपका कंटिन्यूसली काम करेगा, यानी कि डू वाइल लूप आपका इन्फिनाइट लूप है और इस बेस पे जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगा आपका लूप वर्क करता रहेगा। ठीक है, और इसे मैं फिर क्लोज कर देता हूँ लूप से। ओके, तो अब मैं इसे आपको एक बार कंटिन्यू करके चला के दिखाता हूँ कि कैसे ये चलेगा। सबसे पहले मैं इसे फिर वापस 1 कर देता हूँ 1। ओके, अब इसे F8 प्रेस करता हूँ तो देखिएगा दोस्तों कि डू वाइल लूप अभी कंटिन्यूसली रन कर रहा है, क्योंकि B4 में वैल्यू जब तक 0 नहीं होगा तब तक आपका ये लूप वर्क करता रहेगा। ठीक है, ये लूप वर्क करता रहेगा, लेकिन ये लूप वर्क करता ही जाएगा क्योंकि अभी तक इसमें आपका सेकेंड जो कंडीशन है जो कि हमें इंडिकेट करना है, कंप्यूटर को ये बताना है कि अपना जो रेक्टेंगल एरिया है उस रेक्टेंगल एरिया से वो
जो बॉल है वो बाहर ना जाए, उसके लिए हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले मैं इस कोड को ऑफ कर देता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, इसे थोड़ा टैप कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहला वेरिएबल रहेगा मेरा एक्स विड्थ, यानी कि हमारा एक्स विड्थ क्या है, अपना एक्स विड्थ इज इक्वल टू 40, ओके। और दूसरा वेरिएबल रहेगा मेरा वाई हाइट, यानी वाई एक्सिस जो वो हाइट के पोजीशन पे है, तो इसलिए वाई हाइट इज इक्वल टू 30, ओके। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल इंडिकेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल इंडिकेट करने के बाद मैं अब कंप्यूटर को ये समझाऊंगा कि इफ़ B4 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू B4 अगर बराबर है XW, यानी कि XW यानी एक्स विड्थ के, यानी 40 के बराबर है, या फिर B4 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो देन के बाद मैं यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल करूँगा। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी मुझे फिर से वेरिएबल लेना होगा। क्यों लेना होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं अब लूँगा एक्स स्पीड इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, और वाई स्पीड इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने जो मैनुअली +1 किया है, इसके बजाय मैं एक्स स्पीड से कनेक्ट कर देता हूँ और नीचे वाई स्पीड से कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे जो एक्स स्पीड की जो वैल्यू है, वो टॉप में जो मैंने वेरिएबल ली है एक्स स्पीड और वाई स्पीड की वैल्यू से, यहाँ से वो कैप्चर करेगा उस वैल्यू को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स स्पीड को मैं चेंज करूँगा, ठीक है। एक्स स्पीड इंटू -1, ओके। देन आपका एंड इफ, है ना। ये मैं थोड़ा सा टैप कर देता हूँ, इसे भी समझने में आसानी होगा। अब मैं इसे फिर से समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे गौर करेंगे कि मैंने सबसे पहले 2 वेरिएबल लिया XW, जो कि एक्स एक्सिस के विड्थ को इंडिकेट कर रहा है, और YH जो कि Y एक्सिस के हाइट को इंडिकेट कर रहा है 40 और 30 से। इसके थ्रू मैंने कंप्यूटर को समझाया कि यदि अगर B4 में वैल्यू जो है, एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू अगर 40 या 1 है, यानी बॉल की जो पोजीशन है वो आपका एक्स एक्सिस में 40 या फिर 1 है, तो उस कंडीशन में मैं ये कह रहा हूँ कि स्पीड जो है वो आपका हो जाए स्पीड इंटू -1। यानी कि मैं यहाँ पे सेल पे आपको समझा रहा हूँ, यानी कि अगर वैल्यू 5 है तो इस वैल्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से, तो ये वैल्यू आपका, अगर वैल्यू आपका पॉजिटिव है तो वो वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगा, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो वो वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये लॉजिक का इस्तेमाल करके मैं स्पीड की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एक्स स्पीड के लिए इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे इस्तेमाल करूँगा वाई स्पीड के लिए भी। तो वाई स्पीड में जो सेल रेफरेंस है वो C4 है, ओके, ये C4 होगा, और वाई स्पीड को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ YH से, ठीक है। Y4 की जो सेल की वैल्यू है अगर 30 है, यानी कि YH है, और या फिर 1 है, तो Y स्पीड हमारा चेंज हो जाए इंटू -1 से, ओके। यहाँ पे मैं थोड़ा इसे साइड कर देता हूँ। इसे थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे अब हम कोड को थोड़ा रन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू को सबसे पहले 1 और 1 कर देता हूँ ताकि मूवमेंट कंटिन्यू हो सके। अब मैं इसे F8 के थ्रू प्रेस करके मैं आपको कंटिन्यूसली
एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले उसने वेरिएबल चेक किया XW40 YS30, फिर X स्पीड 1 और Y स्पीड 1 चेक किया, फिर वो लूप में आया, डू वाइल लूप में उसने चेक किया कंडीशन के B4 अगर नॉट इक्वल अगर बराबर नहीं है 0 के तो वो अंदर इंटर कर गया है। इंटर करने के बाद मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कंप्यूटर को कि B4 की वैल्यू B4 में वैल्यू जो स्टोर करेगा वो करेगा B4 प्लस X स्पीड, यानी कि B4 में जो वैल्यू है आपका अभी 1 है, तो B4 यानी 1 प्लस X स्पीड यानी 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि वो अब B4 में जो वैल्यू स्टोर करेगा वो अब करेगा 2, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टोर कर चुका है। और बॉल की पोजीशन भी अभी 2/1 पे है, जो अभी विजिबल नहीं हो रहा, अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा। और C4 में जो वैल्यू मैं पुट कराना चाह रहा हूँ वो रहेगा C4 प्लस Y स्पीड। Y स्पीड आपका 1 है और C4 की जो वैल्यू है वो 1 है, यानी कि F8 में प्रेस करता हूँ तो C4 में आप वैल्यू आ गया 2/2 और बॉल की पोजीशन अभी 2/2 पे है, यानी कि X और Y पोजीशन पे है। और नेक्स्ट वो इफ़ कंडीशन को चेक करेगा, यानी कि B4 = XW यानी कि 40। B4 अगर 40 या फिर 1 के बराबर है तो X स्पीड = X स्पीड इंटू -1, यानी वो X स्पीड = X स्पीड इंटू -1 कर दे, यानी कि X स्पीड की वैल्यू में वो -1 मल्टीप्लाई कर दे। ओके, तो लेकिन आपका इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होने की वजह से वो इफ कंडीशन से बाहर आ गया। और सेकंड मैंने जो y के लिए जो कोड इस्तेमाल किया है इसमें भी वो इफ कंडीशन को चेक करेगा जो कि y एक्सिस के लिए है। तो यहाँ पर भी C4 = YH यानी YH यानी 30, यानी C4 में अभी वैल्यू 2 है, 2 = 30 और या फिर 1, तो सेकेंड आपका y पे भी जो वैल्यू अभी पुट है वो 2 होने की वजह से इफ़ कंडीशन आपका फॉल्स है और इस वजह से वो इस इफ़ कंडीशन से भी बाहर आ गया। और फिर वो देन सेकेंड आपका फिर से वो उस लूप पे कंटिन्यू रोटेट हो गया और फिर से उसने डू वाइल पे चेक किया B4 ≠ 0, जो कि सही होने की वजह से वो अब लूप पे इंटर कर गया। और इसी तरह से वो आपका लूप कंटिन्यूसली रोटेट करता जाएगा और ये तब तक करता जाएगा जब तक कि आपका ये बॉल आपका रेक्टेंगल के दीवार तक ना पहुंच जाए। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे बॉल अब 30/30 पे आ चुका है, यानी कि X पोजीशन 30 है और Y पोजीशन 30 होने की वजह से बॉल भी उस एंगल पे अब सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि अब इसमें से कोई एक इफ़ कंडीशन ट्रू होगा, यानी कि पहला जो X के लिए मैंने जो इफ़ कंडीशन दिया है यहाँ पे B4 = XW यानी कि B4 यानी 30 = XW यानी 30 = 40 या फिर 1, यानी कि ये पहला जो X का जो स्टेटमेंट है इफ़ स्टेटमेंट वो फॉल्स होने की वजह से इससे तो बाहर आ गया, लेकिन Y पे जो वैल्यू है अभी 30 है, यानी कि 30 = YH यानी 30, ये कंडीशन सही होने की वजह से वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर इंटर कर गया। इंटर करने के बाद वो क्या किया कि Y स्पीड = Y स्पीड इंटू -1, यानी कि Y स्पीड अभी 1 है तो 1 इंटू -1, यानी कि Y की जो Y स्पीड की जो वैल्यू है वो अब -1 में चेंज हो जाएगा। देखिए मैं अब आपको F8 मैंने प्रेस किया, अब Y स्पीड में आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो अब -1 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, -1 होने की वजह से अब क्या करेगा दोस्तों, देखिए सेकेंड अब फिर से वो डू वाइल में चेक किया B4 ≠ 0, 0 नहीं होने की वजह से वो इंटर कर गया। अब आप देखेंगे कि B4 में जो वैल्यू है वो आपका 30 है और X स्पीड तो 1 होने की वजह से X की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 30 से 31 हो जाएगा। लेकिन Y पे वैल्यू अभी Y स्पीड आपका -1 हो चुका है दोस्तों, यानी कि C4 यानी 30 -1 यानी कि Y की वैल्यू अब 29 हो जाएगा दोस्तों। देखिए मैं F8 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे आप देखिए कि -1 Y स्पीड होने की वजह से वो वैल्यू आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया, माइनस हो गया, 1 माइनस हो गया, जिसकी वजह से बॉल उस रेक्टेंगल एरिया से बाहर में जाके वो वापस उस से मूव कर रहा है, वापस वो रिटर्न होकर मूव करने लगा। मैं इसे भी अब F8 को कंटिन्यूसली मैं
प्रेस करके रखता हूँ। देखिए जैसे ही वो दीवार पर टच होगा, वो इफ़ कंडीशन की वजह से वो उस दीवार से वापस बाउंस होके वो अपने मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा, और ये मूवमेंट आप इस रेक्टेंगल एरिया के चारों तरफ ही होगा। लेकिन बॉल का पोजीशन एग्जैक्टली आपका दीवार पे नहीं हो रहा है, तो इसे मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। सेट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बॉल का पोजीशन पॉइंट सेंटर पॉइंट के हिसाब से करना होगा, ताकि बॉल एक्चुअल में दीवार जो रेक्टेंगल दीवार है उससे बाहर ना जाए। तो उसके लिए XW पे जो मैंने 40 किया है ना, वो क्या चेक कर रहा है, 40 तक पहुँचे। नहीं 40 तक नहीं पहुँचाना, मेरे को थोड़ा सा और कम कर दो ताकि बॉल थोड़ा सा और कम हो जाए, पहले आ जाए, यानी 38, यानी कि 38। और y भी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए, यानी कि 28। ओके। अब इसे रन करके देखते हैं क्या होता है। मैंने फिर प्रेस किया, नहीं, वो 30 से ऊपर चला गया ना। से ऊपर चला गया। No. क्यों हो रहा पता है? 30। ओके, ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो कंडीशन मैंने दिया है, ओके, यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दिया है 1 तक ना जाए। 1 तक क्यों जाएगा, वो थोड़ा सा कम करो। 3/3 अगर मैं 3 देता हूँ, अब इसे मैं F8 प्रेस करता हूँ। यस, एग्जैक्टली आपका दीवार से ही टच हुआ, वापस आया। ओके, नीचे भी एक बार चेक कर लेते हैं। यस, एग्जैक्ट दीवार पे टच होकर वो बाउंस कर गया। राइट साइड पे एक बार चेक कर लेते हैं। नो, राइट में प्रॉब्लम है, टॉप में भी प्रॉब्लम है, यानी राइट में प्रॉब्लम है, टॉप में प्रॉब्लम है। राइट टॉप ना, राइट और टॉप, यानी 30-40 तो मैंने तो कम किया है, फिर क्यों नहीं वो कम हो रहा है? वो पहले ही मूव कर जाना चाहिए ना। 1 मिनट। XW 38, XW 38 तो ठीक ही मैंने लिखा है, 38 तक टच होगा। 1 मिनट यार, मेरे को चेक करने दो क्या हो रहा है ये, अब भी समझ में आ जाएगा। बॉल को उस लास्ट एंगल तक जाने देते हैं दोस्तों, देखते हैं कि उस समय क्या X और Y का पोजीशन रहता है। यहाँ तो ठीक आएगा क्योंकि ये आपका 1 पोजीशन है, 3/3 तक ही वो रहेगा, 3/3। ये अब देखते हैं इधर मैक्सिमम जो एक्सिस है वो कहाँ तक जाता है। धीरे धीरे प्रेस करता हूँ, कहाँ तक जाता है देखते हैं। 29, 28, एक्स पोजीशन 28, मैंने दिया है 38, लेकिन यहाँ पे मैंने YH 28 दिया है। 30 तक क्यों चला गया वो? 1 मिनट, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिए, YH 30 दिखा रहा है। ओह सिक, एक्चुअली दोस्तों हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको भी ये प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ।
अभी ये लूप के अंदर ही है। ओके, मैंने लेकिन बाद में वैल्यू को टॉप में चेंज किया है, ठीक है। लेकिन उसने पहले जो वैल्यू कैप्चर कर लिया है वो x का 40 उसने कैप्चर किया था, y का उसने 30 कैप्चर किया था, जिसकी वजह से वो उसी वैल्यू के हिसाब से वो रोटेट कर रहे हैं दोस्तों। ओके, इसलिए इस लूप को आप ऑफ कीजिए। फिर से मैं इस लूप को F8 से प्रेस करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब पहले x और y पोजीशन को मैं 3/3 कर देता हूँ। ओके, फिर से इसे ऑफ करता हूँ। अब इसे मैं F8 करके अब मूव करते हैं। अब बॉल का मूवमेंट अब चेक करते हैं। ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल एरिया की दीवार से वापस बाउंस होके आगे की ओर मूव करना चाहिए। टॉप में प्रॉब्लम था, देखिए एग्जैक्ट उसने वहाँ से रिवर्स कर दिया। यस, थोड़ा सा मार्जिन राइट साइड में है, लेकिन कोई बात नहीं, उसे कवर किया जा सकता है। वो क्यों हो रहा है मुझे पता है। डाउन का तो परफेक्ट होगा, डाउन का भी परफेक्ट होगा और लेफ्ट साइड का भी परफेक्ट दीवार से टच होगा। यहाँ गौर करेंगे दोस्तों, क्योंकि 3/3 में परफेक्ट आ रहा है। टॉप में भी अभी सही आएगा 28, थोड़ा सा मार्जिन ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कोड एक्चुअल में तैयार हो चुका है, क्योंकि हम इस रेक्टेंगल एरिया में बॉल को मूव कराने में सक्सेस हो चुके हैं। अब आगे ये रह जाएगा कि मैं जो F8 पेस्ट करके रख रहा हूँ ना, इसे प्रेस ना करना पड़े, इसकी वजह से मैं एक बटन का इस्तेमाल अब करूँगा। ओके, तो इसे मैं ऑफ करता हूँ कोड को। अब हम एक बटन यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं इंसर्ट में गया, कोई भी एक सिंबल मैं ले लेता हूँ। सपोज दैट मैं इसी सिंबल को ले लेता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं एडिट टेक्स्ट करता हूँ, स्टार्ट और स्टॉप। ओके, इसे थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग मीन्स इसमें डबल क्लिक कीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्मेटिंग को चेंज कर दीजिए, ख़त्म। ओके, इसे ओपन कर, इसे हाइड कर देते हैं। ओके, अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और असाइन मैक्रो करेंगे दोस्तों। ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में प्रोग्राम था वो बाउंसिंग बॉल प्रोग्राम के नाम से था। इसे मैं ओके करता हूँ। ओके, अब इसे मैं प्रेस करूँगा और प्रेस करते साथ ही ये कोड अब रन करने लगेगा। देखिए दोस्तों, रन तो कर रहा है, लेकिन बॉल मूव नहीं कर रहा। मूव तो करना चाहिए। इससे चलिए स्टॉप करते हैं। सॉरी, ये स्टॉप भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप है और मैंने इस पे डू इवेंट का इस्तेमाल नहीं किया, जो कि हमें बीच में अदर टास्क को परफॉर्म करने का परमिशन देता है, जिसकी वजह से ये इन्फिनाइट लूप की वजह से ये एक तरह से हैंग हो चुका है। तो इसके लिए मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, इससे मैं एंड करता हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे डू इवेंट का इस्तेमाल करना होगा, ताकि ये लूप रन करे तो उसके बीच में हम अदर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें परमिशन भी दें, जिसके लिए हम ये डू इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। ओके, बटन के थ्रू ये कोड रन करेगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं प्रेस करके देखता हूँ। यस, राइट, डू इवेंट के थ्रू आपको ये परमिशन मिल जाता है, बीच में आप कुछ अदर टास्क को भी परफॉर्म कर सके। तो देखिए बॉल मूव कर रहा है। ठीक है, बॉल मूव कर रहा है एग्जैक्टली। अब मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ तो लेकिन अब स्टॉप बटन का जो है वो प्रेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एस्केप। देखिए अभी इनफ्लाइट रूप में चला गया है, अब ये रन ही करते जा रहा है, ये तो बंद नहीं हो रहा। कैसे बंद करूँ बबुआ? नो करो अभी फ़िलहाल। ओके,
फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ फाइल को, ऑप्शन में गए ओके। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा स्टार्ट और स्टॉप बटन के लिए डिम स्टार्ट अंडरस्कोर स्टॉप एज बूलियन डेटा टाइप का इस्तेमाल करना होगा जो कि हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देता है। ठीक है, तो स्टार्ट और स्टॉप एज बूलियन, इसके साथ ही यहाँ पे मुझे ये देना होगा कि स्टार्ट अंडरस्कोर स्टॉप इज इक्वल टू ओके स्टार्ट अंडरस्कोर स्टॉप इज इक्वल टू नॉट, यस स्टार्ट स्टॉप इज इक्वल टू नॉट स्टार्ट स्टॉप। यानी कि ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टार्ट और स्टॉप को के लिए डेटा टाइप मैंने बूलियन का इस्तेमाल किया है। बूलियन क्या करता है, बूलियन हमें ट्रू और फॉल्स रिजल्ट प्रेजेंट करता है। यानी कि स्टार्ट और स्टॉप बटन जो है उसे मैं ट्रू और फॉल्स कर सकता हूँ इस नॉट कंडीशन के थ्रू। जब मैं पहली बार प्रेस करूँगा तो ये स्टार्ट यानी ट्रू कंडीशन में होगा, लेकिन जब मैं दूसरी बार प्रेस करूँगा तो इस नॉट कंडीशन की वजह से ये फॉल्स में हो जाएगा। फॉल्स होने की वजह से यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूँगा स्टार्ट अंडरस्कोर स्टॉप इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप इज इक्वल टू ट्रू स्टार्ट। ठीक है, ओके, इसे हटा दीजिए। हाँ, स्टार्ट और स्टॉप जब ट्रू होगा तब ये कोड आपका डू व्हाइल लूप वर्क करेगा। और ये ट्रू और फॉल्स रिजल्ट इसे कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये बूलियन डेटा टाइप की वजह से। यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप आपका ट्रू और फॉल्स होगा। जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो ट्रू होगा, दूसरी बार जब बटन प्रेस करूँगा तो इस कंडीशन की वजह से, नॉट कंडीशन की वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। दोस्तों इसे मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैंने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, प्रोग्राम अपना कंटिन्यूअसली रन हो रहा है। मैंने दोबारा जब इसे प्रेस किया तो देखिए दोस्तों ये स्टॉप हो गया, क्योंकि उससे स्टार्ट और स्टॉप इज इक्वल टू फॉल्स रिजल्ट मिला, जिसकी वजह से डू व्हाइल लूप के अंदर वो इंटर ही नहीं कर पाया और वो उस सब रूटीन से वो बाहर आ गया। ठीक है, फिर मैं इसे प्रेस करता हूँ दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअसली फिर से रोटेट करने लगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। और मैंने इसका एक एडवांस वर्जन भी बनाया है जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 4 बॉल का इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को मैंने डेवलप किया है। इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये स्टार्ट बटन प्रेस किया और आप देखेंगे कि 4 बॉल अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये आपका कंटिन्यूसली रेक्टेंगल एरिया के चारों दीवारों से बाउंस होके वापस ये अपने सेंटर पॉइंट में आएगा। तो देखिए क्या होता है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, ये बॉल एक दूसरे से टकराने वाले हैं। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो वापस ये बाउंस हो रहे हैं। देखिए बॉल एक दूसरे से टकराने के बाद भी बॉल से बॉल ये बाउंस हो रहा है। और ये प्रोग्राम आपका जो रन हो रहा है सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 XY एंगल का इस्तेमाल किया है और 4 बॉल का इस्तेमाल किया है। देखिए प्रोग्राम ध्यान से दोस्तों, जब बॉल एक दूसरे से टकराएंगे तो वो उससे भी बाउंस होके वो आगे की ओर मूव करेगा। देखिए बॉल से बॉल टकराने के बाद वो एक दूसरे बाउंस हो गया, दीवार से भी वो बाउंस होगा। तो ये प्रोग्राम ये इसी तरह से रन करेगा। तो ये इस सेकेंड जो मैंने ये प्रोग्राम बनाया है इसका लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसे स्टॉप करता हूँ।
यहाँ पे सिर्फ मैंने सिर्फ स्केल को चेंज किया है। मीन्स जो एक्स स्केलिंग है उसका मैक्सिमम मैंने 20 लिया है और मिनिमम मैंने -20 लिया है। उसी तरह से वाई पोजीशन के लिए, वाई एक्सिस के लिए मैंने मैक्सिमम 15 लिया है और मिनिमम मैंने 15 लिया है। और ये तो इस तरह से ये 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और हर सेक्शन के लिए मैंने 4 बॉल का इस्तेमाल किया है और चारों बॉल के लिए मैंने अलग अलग कोड का इस्तेमाल करके इसे एक्स वाई का इस्तेमाल करके मैंने इसे मूव कराया है। जैसे कि मैं आपको एक बार कोड में दिखा देता हूँ। इस पर मैंने राइट क्लिक किया, व्यू कोड में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने विड्थ 1 और विड्थ 2 का इस्तेमाल किया है। विड्थ 1 यानी पहला जो सेक्शन है मेरा एक्स वाई का वो ब्लू कलर यानी ब्लू बॉल जो कि मेरा पहला सेक्शन है, और सेकेंड जो है W2 यानी विड्थ 2, ये आपका जो रेड कलर सेकंड सेक्शन वो मेरा रेड कलर बॉल के लिए है। यानी कि मैंने ये दोनों सेक्शन के लिए मैंने कोड लिखा है। और थर्ड सेक्शन में मैंने सिर्फ सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं जैसे एक्स के लिए मैंने B10 सेल रेफरेंस लिया है, वाई के लिए मैंने C8 सेल रेफरेंस लिया है, और फोर्थ सेक्शन आपका पर्पल बॉल के लिए है, इस पर भी मैंने सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया है B8, और वाई के लिए मैंने C10। यानी कि मुझे चारों सेक्शन के लिए कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ मैंने 2 सेक्शन के लिए कोड लिखा है। अब बाकी के थर्ड और फोर्थ सेक्शन के लिए मैंने सेल रेफरेंस का इस्तेमाल करके 4 बॉल को मूव करा है। तो इस तरह से आप भी बॉल को इसी तरह से मूव करा सकते हैं। ओके, और अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल आप और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस प्रोग्राम को भी मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम में भी मैंने मतलब एक ही चार्ट के अंदर आप 4 बॉल को मूव करा सकते हैं या फिर एक बॉल को ही मूव करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। जैसे कि आपका ये थर्ड प्रोग्राम भी है, इस पर भी मैंने बॉल को मूव कराया है जो कि प्लस और माइनस एक्स वाई पोजीशन को आपको इंडिकेट करते हुए आपको दिखाएगा। आप ध्यान देंगे एक्स और वाई में ये अभी प्लस में है, अब आगे की ओर ये माइनस एक्सिस में इंटर करने वाला है। ये अभी आपका y के माइनस एक्सिस में इंटर कर गया। देखिए आपका y अब माइनस पॉइंट से वो जा रहा है, अब x भी आपका माइनस हो चुका है। तो इस तरह से आप इसे इस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे भी इसी तरह के नए और इंटरेस्टिंग कंटेंट को आपके साथ शेयर करने के लिए, ताकि मैं आपके नॉलेज को ग्रो कर सकूं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।